वेलकम साथियों, आप सभी का फिर हमारे चैनल डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले अपने 5 वीडियोज में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे काम करती है, क्या कल्चर है और इसका जन्म कब हुआ, और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग किसी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इंडस्ट्री वाइज मैंने चर्चा किया था कि इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर रही है, उसको देखते हुए भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने चर्चा ये भी किया था कि एक पर्सनल मतलब जिसे बोलते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मेरा उसमें क्या फ़ायदा होगा हमारा आपका। उसी कड़ी में अगर यहाँ तक सारे वीडियोज़ को देखने के बाद, वो सारे 5 वीडियोज़ देखने के बाद एक क्लियर हो गया कि हाँ मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए, तो अब प्रश्न ये उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग करना तो है, तैयार है, लेकिन एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसको आप अपनी एक चेकलिस्ट बना करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे फला कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जब नॉर्मली देखा जाता है कि आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने जाता है या अपना करियर चूज करता है तो देखता है कि कोई जो टॉप की कंपनी हो हम उसमें ज्वाइन करें, या कोई टॉप का स्कूल हो तो उसमें अपने बच्चे का दाखिला कराएं। लोग अपना इलाज कराने जाते हैं तो हमेशा वो एनालाइज करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के सर्किल्स में पूछते हैं कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं दिखाने के लिए। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि जहां पर जाएं और वहां की सुविधा लें तो वह व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस इंडस्ट्री का। तो ठीक उसी तरीके से जैसे लोग लीगल की जो ऐड लेते हैं, वकील हायर करते हैं, CA हायर करते हैं, तो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा जो एक्सपर्ट है उसकी सर्विस लेना पसंद करते हैं। उसी तरीके से एक अच्छे डायरेक्ट सेलर के रूप में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जिनको आप अपनी चेकलिस्ट में चेक करके और उस पर टिक मार करते हुए आप जाएं और देखें, लास्ट में आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे पैरामीटर कौन सी कंपनी फुलफिल कर रही है जहां पर आपका करियर ब्राइट होगा और जो उसमें ग्रोथ होगा वह कंसिस्ट होगा। तो सबसे पहली बात होता है जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और मार्केट में पता करने की कोशिश करते हैं, लोग गूगल पे चेक करते हैं, अपने नियर एंड डियर से पता करते हैं, या अगर दिमाग में उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के वह व्यक्ति अवेयर है तो वह ज़रूर पता करता है कि हम ऐसी कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। कहीं वो ऐसी कंपनी तुमने ज्वाइन करें जो कंपनी सैचुरेट हो चुकी हो या जिसमें एक्सपेंशन का कोई मतलब दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन आज यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जब आप कंपनी आप ज्वाइन करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको आप चेक करें। सबसे पहला ज़रूरी होता है कि जब आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप कुछ कंपनियों के नाम चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप ये देखिए कि यह कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना इसकी कब हुई थी। अब उसके बाद आप ये देखिए कि उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति है कौन, क्या उसके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है तो कितने समय का है, और वह अपने उस कैरियर के दौरान कितना सफल रहा, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। और साथ ही साथ फिर आप यह देखिए उसमें कि क्या कंपनी आपके देश में उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है MCA में रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। MCA में
साथ ही साथ आपको चेक करना है उस कंपनी का क्या बोलते हैं, उसमें कितने फाउंडर हैं और फाउंडर की क्या हिस्ट्री है, कोई बैंक करप्ट तो नहीं है। साथ ही आपको देखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उस कंपनी की। विदाउट फाइनेंशियल पोजीशन आप जाने कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में वह कंपनी लंबे समय तक रन ना करे। तो कंपनी के बैक हिस्ट्री से आप उसके इतिहास को पता लगा सकते हैं या उस व्यक्ति की मतलब पीछे की हिस्ट्री से आप पता लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितने समय तक और कैसे रन करेगी, कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या है, कंपनी किन किन देशों में काम कर रही है, कंपनी केवल लोकली काम कर रही है या ग्लोबली काम कर रही है, कंसिस्ट ग्रोथ है या नहीं है, सेल का टर्नओवर कितना है और साथ ही साथ उसके और भी पैरामीटर। तो सबसे पहले अभी तक नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए लोग बोलते हैं कि उसके 4P को आप देख लीजिए, तो 4P से आप पता लग जाता है कि कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन नहीं, समय के साथ साथ 4P अब बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है। आज के समय में हम लोग 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बिजनेस के प्रिंसिपल्स भी बदल रहे हैं और बिजनेस को करने का तरीका भी बदल रहा है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम देखें क्या। सबसे पहले भी मैंने बोला कि आपको कंपनी की लीगलिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन को चेक करना है। अब आते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, जिसको हम नॉर्मली 4P का पहला पॉइंट मानते हैं, लेकिन 4P से हम आगे भी और कुछ P है, 6P 7P भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये सारे P कैसे रोल निभाते हैं किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस कंपनी को वेल एस्टेब्लिश्ड होने में और वेल ग्रूम्ड और बैलेंस्ड ग्रोथ होने में, बैलेंस्ड ग्रोथ होने में कंपनी का भी और साथ ही साथ उसके डिस्ट्रीब्यूटर का भी। सबसे पहले होता है कि जब प्रोफाइल देखा जाता है तो जो प्रोफाइल मतलब तक होता है ब्रांड, उस कंपनी का ब्रांड कैसा, उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है और जो स्ट्रांग वैल्यू होती है और उस स्ट्रांग वैल्यू के पीछे कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी ही होती है। जैसे मैंने बोला कि उसको इस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन है और किसने उसको इस्टेब्लिश किया है। तो मेरा यहाँ पे कहना है किसी कंपनी की प्रोफाइल को अगर स्ट्रांग आप मानते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि उस कंपनी का व्यक्तिगत ब्रांड क्या है और कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसके ब्रांड वैल्यू के नाम पे कोई रिवार्ड रिकग्निशन है या नहीं है इंडस्ट्री में। फिर उसके अलावा कुल मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण टूल है जो कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर को यह कॉन्फिडेंस और बिलीफ इस्टेब्लिश करने में और अपने कंज्यूमर से एक रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी हद तक एक अहम भूमिका अदा करता है। अगर ब्रांड वैल्यू नहीं है, उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ब्रांड वैल्यू मजबूत है, प्रोफाइल मजबूत है, तो जो मार्केट में कंपटीशन है तो ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होने से आप उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि आपकी एक अलग पोजीशन बन जाती है कि ऑलरेडी मेरी वैल्यू तो स्ट्रांग है, मेरी ब्रांड वैल्यू मजबूत है। और किसी भी एक डायरेक्ट सेलर कंपनी के लिए उसके जो एसोसिएट होते हैं उसकी ब्रांड की वैल्यू को ही प्रमोट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के ब्रांड की वैल्यू को जानना। और जब ब्रांड की वैल्यू मजबूत है तो आप मार्केट में मजबूती के साथ अंगद की तरह पांव जमाए खड़े रहेंगे, कोई हिला नहीं पाएगा। कंपटीशन उनके बीच में होगा जिनके ब्रांड में कोई वैल्यू नहीं, कोई दम नहीं, कोई दूर दूर तक जानने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि प्रोफाइल पर। अब उसके बाद बात होती है कि प्लान, क्योंकि प्लान के बारे में चर्चा अक्सर होती है। प्लान के बारे में बोला जाता है कि कंपनी का प्लान क्या है। तो देखिए,
कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो बिजनेस का एक प्लानिंग होती है वही एक कह सकते हैं कि व्यापक एक डॉक्यूमेंट होता है, जिससे यह लगता है उसको स्टडी करने के बाद, उसको देखने के बाद कि कंपनी अपने किन गोल्स, किन स्ट्रेटजीज और ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप रेखा में तैयार करके इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का प्रोफाइल के साथ साथ उसका प्लान क्या है, और प्लान में से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका विजन कितना लंबा है कंपनी का, और किन वैल्यूज को वह महत्व दे रहा है, कंपनी का मोटो क्या है। बिना इन सब के आप कंपनी का प्लान के बारे में जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि उससे आप, इन सारी चीज़ों से आपको जो मार्केट के टारगेट ऑडियंस का पता लगता है कि हमें किस टारगेट को टैप करना है, किसके पास जाना है। कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल पैसा कमाने ही आई है या समाज में कुछ योगदान करने भी आई है। तो जब प्लान को हमें रीड करते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं, यही सारी चीज़ें उस कंपनी की सफलता के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं। कंपनी का प्रोफाइल के बाद कंपनी के प्लान की, उसकी कंपनी की प्लानिंग क्या है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगी, किस मिशन के तहत, किस विजन के तहत, किस वैल्यूज के साथ। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान में सेल्स मार्केटिंग की जो रणनीति होती है उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जो टारगेट मार्केट होता है उसको पहचान करने में और उन तक पहुंचने में एक इफेक्टिव मार्केटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, और जो सेलिंग की प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाया जाता है कि किस तरह आसानी से कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब इसको पहुंचाने में आज की डेट में सोशल मीडिया, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ चूँकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चुनाव करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कंपनी के जो एसोसिएट होते हैं वह माउथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सब एक दूसरे से बात करते करते कंपनी की पब्लिसिटी बढ़ती है, कंपनी के प्रोडक्ट की का क्या बोलते हैं ऐड होता रहता है, लोगों तक पहुँचता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में क्या वैल्यूज है। इसीलिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक अच्छी जो प्लानिंग होती है, बिजनेस प्लान जिसको बोलते हैं, कह सकते हैं कंपनसेशन प्लान होता है, वह प्लान कैसा है इसको आपको देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी समय समय बार बार अपने प्लान को चेंज करती हो। कंपनी का जो प्लान है वह वेल बैलेंस्ड है या नहीं है, फिट फॉर ऑल है या नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे मानक हैं जो कि बिजनेस के प्लान को आप देख करके अंदाजा लगाएंगे कि यह किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर को या लेवल को, या सबके लिए, किस लेवल को ज़्यादा सपोर्ट दे रही कंपनी, किस लेवल पे कहाँ कैसे सपोर्ट कर रही। तो इन सब चीज़ों को बिजनेस प्लान को स्टडी करने के बाद आपको पता लगेगा, तो आप वहाँ जान पाएंगे कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान, एक्सपेंडेशन प्लान कैसे आगे एक्सपेंड कर रही है, विजन कितने लंबे समय का लेके चल रही है। इन सब चीज़ों को आपको उसकी जानकारी मिलती है। अब अगली बात आती है कि प्रोडक्ट की। 4P में एक पार्ट ए भी होता है, लेकिन आगे और भी पी हैं, लेकिन 4P का भी तीसरा पी चल रहा है आप लोगों के साथ में, कि प्रोडक्ट वास्तव में कंपनी जिन प्रोडक्ट को लोगों को बीच में लेकर के जा रही है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी डिजाइनिंग क्या है, किस क्वालिटी की है, पैकेजिंग क्या है। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उससे मिलने वाली वैल्यू से ही कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं वह अद्वितीय बनते हैं, वह इनक्रेडिबल हो जाते हैं। क्योंकि जब वह प्रोडक्ट लोगों के बीच में जाता है और लोग उस प्रोडक्ट को बाय करके यूज करते हैं तो उससे उनको क्या वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू उस प्रोडक्ट की वास्तविक कीमत होती है। और इसीलिए किसी कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू को आंकना बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो प्रोडक्ट के वैल्यू को आंकना, उसकी क्वालिटी को आंकना बहुत ही ज़रूरी होता है।
अब बात आती है कि और हमें अगला क्या देखना है। एक होता है प्राइस। यह देखना होता है कि हम जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और उसकी जो कीमत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में उपलब्ध ऐसा ही प्रोडक्ट इससे कम कीमत में मिल रहा है। इट मीन से कि मार्केट में आपको कहीं कंपटीशन करने में कठिनाई तो नहीं होगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट में वैल्यू है और उसकी वह कीमत है तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, यह इस प्रोडक्ट की ये वैल्यू है और इस प्रोडक्ट के इस वैल्यू के जो हैं मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट इससे ज़्यादा कीमत के हैं। वो आप सहजता से अंदाज़ा लगा लेंगे। 2-4 बार गूगल पे सर्च करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो प्राइस एक अहम भूमिका निभाता है। उससे यह तय होता है कि किस व्यक्ति को हमें इस और किस सेगमेंट के लोगों को टारगेट करना है, किसके पास जाके अपने इस प्रोडक्ट की खूबियों को बताना है, यूएसपी को बताना है। आपको इससे आसानी से आपके दिमाग में एक माइंड मैप रेडी हो जाता है। तो प्राइस के बाद अब बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन में 5वां पी है। जैसे मैंने प्रोफाइल बताया, प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया और प्राइस बताया, 4P हो गया। अब बात आती है प्रमोशन की, मतलब जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, प्रचार बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रचार की अगर हम बात करें तो यह उन एक्टिविटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए किन किन मेथड का इस्तेमाल कर रही है। कहीं वह पुराने परंपरागत तरीकों पर ही तो नहीं निर्भर है या आज के समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, और जो लेटेस्ट टूल आ रहे हैं उनको कितना समय के साथ अडाप्ट कर रही कंपनी, इसको आपको देखना जरूरी होगा। जिसमें क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होता है, पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन कभी कभी कहीं इसमें कंपेरिजन भी चलते हैं, साथ ही साथ CSR एक्टिविटी कराई जाती है और उसमें ये भी देखा जाता है कि हमारा टेस्टिमोनी कैसे आ रहा है प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या हैं। प्रोडक्ट के रिव्यूज से भी हमारा प्रमोशन होता है, टेस्टिमोनी से हमारे उस कंपनी का प्रमोशन होता है जिस कंपनी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से आज के समय में पता लगाया जा सकता है, पता लगाना आसान है कि प्रमोशन के ऐसे कौन कौन तरीके जिसमें कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। अब बात आती है 6P जिसके बोलते हैं प्लेस, स्थान। मतलब कि कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा। कोई उसका रिटेलर पॉइंट होगा या कोई उसका जगह जगह पे उसके डिपो होंगे या कंपनी अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके, क्योंकि आज हम देखा जा रहा है ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कर रही हैं, कोरियर पार्टनर के थ्रू डिलीवरी कर रही हैं। इट मीन्स कहने का पर्पज है कि प्रोडक्ट को जब कोई कंज्यूमर बाय करता है तो उस तक वह कैसे पहुँचेगा, क्या तरीका, क्या प्रोसेस है। कहीं बहुत ज़्यादा उसमें हसल तो नहीं है या हसल फ्री है, प्रोडक्ट इजीली पहुंच जाता है या नहीं पहुंच जाता है, सर्विसेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है कि नहीं है, आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, लॉजिस्टिक वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर प्रोडक्ट पहुंचता है तो इनकेस डैमेज होता है तो क्या होता है। इन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस करना पड़ता है जब आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो, क्योंकि नॉर्मली अब समय के साथ बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। अब देखा जाता है, अक्सर देखा गया है कंपनी अब डिपो खोलने के कॉन्सेप्ट पे कम है, वह एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट बना के रखती हैं जहां से वो प्रोडक्ट को उनका लॉजिस्टिक पार्टनर पिक करता है और जो बायर है, जो परचेजर है, उसके पास तक उस प्रोडक्ट को डिलीवर करा देती हैं। और वह आसान भी होता है क्योंकि नॉर्मली जगह जगह पर अगर डिपो या ऐसा ओपन होता है तो वहाँ उनके रख रखाव में कमी आ सकती है, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कमी आ सकती है कि कितने टेम्परेचर में रखना, क्या है, कैसे, ऐसे बहुत सारे वो हैं। कहीं एक्सपायरी प्रोडक्ट तो नहीं डिलीवर हो जा रहे हैं। तो देखा जाता है कि जब कंपनी अपनी लॉजिस्टिक सिस्टम से काम करती है, उसके वेयर हाउस होते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा के रख रखाव के संसाधनों का भी ध्यान रखा जाता है। नॉर्मली
डिपो वाले कॉन्सेप्ट पे यह लागू नहीं हो पाता, ये ज़रूरी है। तो देखा गया है कि जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो इसमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के सेल्स को इंक्रीज करने में जो मार्केटिंग होता है, जिसको बोलते हैं इम्प्रेसिव मार्केटिंग, जो एक इम्पैक्ट डाले आपके काम करने के तरीकों में और एक स्मार्टनेस तरीके से आप इस बिजनेस को कर ले जाएं, आपका टाइम कम से कम इस्तेमाल हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए। तो ये 4P के अलावा जो 2P मैंने और बताया, प्लेस एंड प्रमोशन, अब आज के समय में लोग इस पे भी फोकस्ड होना शुरू हो गए हैं। जो नए डायरेक्ट सेलर, जो प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर आ रहे हैं, तब वो चूज करते हैं कि हमें किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। इसीलिए मार्केटिंग जो है, अब एक कह सकते हैं कि सारे जो एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट पर एक विचार करके और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपनी सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन सारे 6P को अब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी जो एक बोलते हैं सेल होता है, सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और कंसिस्ट होता है और आसान होता है काम करना। कुछ और ऐसे पैरामीटर हैं जिनको वॉच करना जरूरी होता है जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या आपको और देखना है, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना ये है कि कंपनी टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग पे कितना डिपेंड है, क्योंकि आज का समय जैसे मैंने बोला कि 5G 4G का है, उसके अनुरूप कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की तरह तरह की रणनीति का इस्तेमाल करती हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं, नए नए इनोवेशंस पे जोर दे रही हैं। उस तरीके से क्या वह कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी तो उसका इम्पैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर के लाइफ पे ज़रूर आता है और बिजनेस ग्रो करने में आसानी होती है, रेवेन्यू जनरेट करने में आसानी होती है, इजी टू अप्रोच होता है। इसके अलावा और फैक्टर हैं कि जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि देखना यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोटेक्शन का फैक्टर क्या है उस कंपनी में। जब आप किसी कंपनी में शामिल होते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करने का निर्णय करते हैं, तो देखना यह है कि ऐसे कई फैक्टर हैं जिनका मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्मार्ट सेलर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ पैरामीटर पर देखना जरूरी होता है। सबसे पहला कंपनी का प्रोडक्ट, जो कि मैंने पहले बताया था लेकिन यहाँ भी इन्वॉल्व होना जरूरी है कि ऐसी कंपनी चुने जो उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय मांग वाले प्रोडक्टों को मार्केट में पेश करती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी उस तरह के प्रोडक्ट से मार्केट भरा पड़ा हो लेकिन आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस ना हो। तो आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जिनके प्रोडक्ट में यूनिकनेस हो, जिन कंपनियों में, और ऐसे उत्पादों के बारे में आप तलाश करें उस कंपनी को कि जो कंपनी जिसको बारे में आप जब उस कंपनी को लीड करें तो आपको एक प्राउड फील मोमेंट आए कि ऐसा प्रोडक्ट और किसी कंपनी में नहीं है। उसके अलावा क्या होता है, कंपनसेशन प्लान। कोई व्यक्ति कोई कंपनी ज्वाइन करता है, उसके पीछे एक ही फैक्टर होता है कि हम जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल क्या मिलेगा। समय देंगे, टाइम देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बदले रिवार्ड के रूप में मेरे पास क्या आएगा, इनकम के रूप में आएगा, हमारी पॉकेट में क्या जाएगा, ये देखना होता। तो एक ऐसे कंपनसेशन प्लान को आपको देखना होगा कि जो कि निष्पक्ष हो, इट मीन्स वेल बैलेंस्ड प्लान हो। उसमें कोई ऐसा ना हो किसी एक पर्टिकुलर के पास ज़्यादा बेनिफिट जा रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है। साथ ही साथ आपको देखना है कि जो टीम प्रयास कर रही है उस टीम पर जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होता है तो उस पर कुछ रिवार्ड रिकग्निशन मिलता है या नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आपको कमीशन का रेट, जो बोनसेज होता है, जो गिफ्ट्स होते हैं
और जो रिवार्ड रिकग्निशन होते हैं, प्राइजेज होते हैं, उनका भी आकलन करना ज़रूरी है। जब आप आकलन करेंगे, नॉर्मली अब मैं देखा था कि लोग पीबी के बारे में भी आकलन करते हैं कि किसी कंपनी में उसकी पीबी की वैल्यू क्या, कितने रुपए में कितनी पीबी मिल रही है। तो कुछ कंपनियों में ज़्यादा पैसे में कम पीबी मिलती है, कुछ कंपनियों में कम पैसे में ज़्यादा पीबी मिलती है। तो अल्टीमेटली एक डायरेक्ट सेलर को जो इनकम आती है वो पीबी पर ही आती है और मैचिंग के अकॉर्डिंग ही इनकम आती है। तो इसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हम अपने बिजनेस को करते हुए इनकम ले सकते हैं कंसिस्टेंटली और हमारा फ्यूचर सिक्योर है और दिन ब दिन हमारी इनकम उसमें इंक्रीज होगी। अब बात आती है कि हमने बात किया प्रोडक्ट की, कंपनसेशन प्लान की, अब साथ ही आपको देखना है कि कंपनी का कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। जब आप किसी कंपनी के कल्चर को जानेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि अलग अलग, मैंने देखा है कि कल्चर के लिए भी इंडस्ट्री वाइज लोगों को रिवार्ड रिकग्निशन मिलता है। तो जब आप कल्चर को देखेंगे तो आपको देखेंगे कि वह आपके जो वैल्यूज हैं और जो आपकी कार्यशैली है, क्या उसके अनुरूप है या नहीं है, क्या वहाँ का जो एक सहायक और सहयोगी का वातावरण है या नहीं है, आपको वहाँ सपोर्टिवनेस मिल रहा है, कंपनी से नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है नहीं हो रही है, आप पर्सनल डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंपनी आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे कितना फोकस्ड हो रही है, आपको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पे कितना विकास महत्व दे रही है, आपकी विकास पे, इन सब पे ध्यान देना होगा कि कंपनी का कल्चर क्या है। और कल्चर न केवल डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, कंपनी वाइज एल बेजेज कंज्यूमर वाइज भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कंज्यूमर कंपनी के संस्कृति से, कल्चर से कितना इफेक्टिव हो रहा है, उसके ऊपर उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वह हमारे साथ कनेक्टेड होगा, ज्वाइन होगा। तो आपको उसके बाद देखना है कि कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है और गुडविल क्या है। मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में ही, जिसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो हर एक व्यक्ति की, हर एक संस्था की अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है, एक इमेज होती है। उसी इमेज के अकॉर्डिंग वह मार्केट में अपने वर्चस्व को कायम रखता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो जब आपको देखना है कि क्या वह कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, वह सॉलिड है, स्ट्रांग है, और जो आपके कंज्यूमर हैं और जो आपके प्रतिनिधि हैं, मतलब जो एसोसिएट हैं, उनमें आपस में सकारात्मक एनालाइज हो, मतलब उसमें एनालिसिस होता है नहीं होता, सकारात्मक समीक्षा होती है नहीं होती है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि आपकी वह कंपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग एंड वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, फाइनेंशियली वह करेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आगे नई नई चीज़ों में उसको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी बिजनेस प्लान में सारी चीज़ों को लेकर के, तो आप भी उसमें ग्रो करेंगे। तो आपको वित्तीय स्थिरता वाली एक ऐसी कंपनी को देखना है जिसमें वह स्ट्रांगली मजबूत हो और उसके बैलेंस शीट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, प्रॉफिटेबिलिटी में, सेल्स में। तो इसलिए ब्रांड वैल्यू पे भी फोकस करना है, जिसको हम गुडविल बोलते हैं और स्टेबिलिटी बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। कैसे सस्टेन कर रही कंपनी, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी आज बहुत कुछ कर रही है और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रही है, आय कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी को बाद में कहीं से लोन लेना पड़े। इन सब चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानकारी ज़रूरत होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में आप अपना शेयर करें कमेंट, तो हम उसके से संबंधित आपको डेटा शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कुल मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो चयन करना है, वो जो आपके जो गोल्स हैं, जो आपके वैल्यू हैं, उनमें आपस में कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप वैल्यू गोल्स कुछ और हैं, कंपनी के वैल्यू गोल विजन कुछ और है, नहीं। साथ ही कंपनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको प्रदान कर रही हो, फाइन कंपनसेशन प्लान हो, और साथ ही साथ एक
व्यापक प्रशिक्षण देने वाली कंपनी हो, जो आपको एकदम ट्रेंड करने के लिए हमेशा तैयार हो, आपके को एजुकेट करने में हेल्प करे ऐसी कंपनी, और इंडस्ट्री को ग्रो कराने में मदद करे। जब कंपनी ग्रो करती है, डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करता है, तो इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। अभी रिसेंटली आया है कि डेटा पिछले साल का जब ग्रोथ रही 5.3% की थी, जबकि इसके पहले का 4.8% थी। 19,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। अब एक ग्रो हो रही है हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के, तो इस पर देखना होगा। इन सारे फैक्टर पर आपको विचार करके और एक स्मार्ट तरीके से आप एनालाइज करते हुए आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ये अभी तक बात हुई कि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करना जाते हैं तो किन किन पैरामीटर्स पे, जहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग का हित है, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं उनको भी देखना है। लेकिन डायरेक्ट सेलर के हित के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में हमें खड़ा करने वाला हमारा कंज्यूमर होता है। तो इस कुछ और पैरामीटर हैं जिनको कभी भी इग्नोर ना करें। वह क्या है कि आप ये देखिए कि कंपनी कंज्यूमर फ्रेंडली कितना है, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कितना कर रही, किस हद तक कर रही है। क्या कंपनी के वेबसाइट पर ग्रीवेंसेज ऑफिसर या कंप्लेंट्स ऑफिसर का नाम, डिजिग्नेशन, फ़ोन नंबर अवेलेबल है या नहीं है। क्या कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर वेबसाइट पे प्रदर्शित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा तो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्टिव है या नहीं है। या आप कस्टमर केयर पर फ़ोन कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस टाइम क्या है, वो रिस्पांस कर रहे हैं तो उसमें कैसा रिस्पांस आ रहा है, और किसी प्रकार के कंप्लेंट्स या सजेशंस के लिए उसके निस्तारण के लिए क्या मैकेनिज्म है, इस पर भी विचार करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कंज्यूमर ही राजा होता है, जो कस्टमर है वही सर्वोपरि है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कंपनी से, कंपनी के प्रोडक्ट से, आपसे, तो वह आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रही कंपनी या नहीं कर रही है, कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही तो क्या टैक्स इनवाइस दे रही है या नहीं दे रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रहा है, प्रोडक्ट डैमेज मिल रहा है तो उसको रिटर्निंग की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, पैसा कितने दिनों में वापस आता है। या कोई जब हम प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं तो हम जब पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आ रही तो पैसा रिटर्निंग में कैसे मिलता है, वापस कैसे मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना है कि कंपनी कितना कस्टमर फ्रेंडली है, कंज्यूमर के लिए क्या कर रही है, कितना फोकस्ड है। उससे आपको ये बात का अंदाजा लग जाएगा कि आपका काम काफ़ी हद तक कितना आसान होने वाला है। जब इन सारी चीज़ों पे कंपनी सारे मानक को मतलब स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको मानकों को का पालन कर रही है। कंपनी इजी टू अप्रोच होनी चाहिए कि कम से कम कंपनी की एक ऑफिस, 2 ऑफिस, मतलब कंट्री लेवल पे ऑफिस होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी ऑफिस होना चाहिए, और है तो वहाँ पर पहुँचने पर किस तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है। इसीलिए इजी टू अप्रोच होना ज़रूरी है। वेबसाइट पे कंपनी का एड्रेस मेंशन है या नहीं है, फैक्स नंबर अवेलेबल है या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। एजुकेशन सिस्टम, इसको कभी भी इग्नोर ना करें कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर प्लस अपने कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए किस सिस्टम का पालन कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट के प्रोफाइल के प्लान, पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में, गुडविल के बारे में कौन बताने वाला है,
उसके हम प्रोडक्ट के बारे में किसको कैसे एजुकेट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, कैसे बना है और क्या बेनिफिट होता है। उसके लिए कंपनी ने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बना के रखा है कि ताकि डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर उससे एजुकेट हो सके, उसकी नॉलेज को ले सके। इसके लिए ज़रूरी होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो रिटेलर हैं, जो भी हैं उधर कस्टमर, उनको ट्रेनिंग करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्या व्यवस्था है, कैसे करती है, वह कब कब होती है मीटिंग, ट्रेनिंग सेमिनार कब होता है, कंपनी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस्ड होकर के वॉच करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट की हुई। क्योंकि पहले की कंपनियों में देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो खुल गईं, लेकिन उनका कोई अथराइज्ड एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। जैसे पाया वैसे एजुकेशन दे दिया, जैसे पाया वैसे प्रोडक्ट सेल कर दिया, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई। लेकिन अब चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गाइडलाइंस भी आ गई, अब यह एक इंडस्ट्री का रूप ले रही है, आने वाले समय में इसका रेगुलेटर भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे कंपनी अपने चीज़ों को एजुकेट कर रही है, अपने वैल्यूज को लोगों को बढ़ा रही है, अपने प्रिंसिपल के बारे में लोगों को बता रही है, कंपनी के मोटो के बारे में बता रही है। इसको आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि कंपनी सब कुछ कर रही है तो लेकिन कैसे कर रही है, जो प्रोडक्ट है उसका क्या बेस है, उसका रिसर्च फार्मूला क्या है, रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो सारे स्टैंडर्ड का पालन कर रही है जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में पालन करना चाहिए। अगर कर रही है तो किस लेवल पे, उसको कितने सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, क्या वो सारे सर्टिफिकेट कंपनी के वेबसाइट पे प्रोडक्ट जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी है प्रोडक्ट को लेकर के, रिसर्च को लेकर के। इस पर अगर वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, सर्टिफिकेशन में है, तो वहाँ पे वेबसाइट पे शो होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप चेकलिस्ट बनाने के बाद यह तय कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो अब आप ये सारे पैरामीटर बनाने के बाद कंपनी सही और गलत का निशान लगाते हुए चलिए, जिसमें सारे पैरामीटर फुलफिल होते हैं उस कंपनी को आप ज्वाइन करिए और आगे बढ़िए। ये बात आज की थी। आज के वीडियो में कंटेंट था कि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनाव हम कैसे करें, उसका पैरामीटर क्या है। आगे के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो चुनाव कर लिया और इंडस्ट्री के बारे में भी जान लिया, लेकिन अब आपको चूज ये करना है कि किसके साथ, किस अपलाइन के साथ, कैसे अपलाइन के साथ, किस स्पॉन्सर के साथ, कैसी टीम के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करें, उससे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अगले वीडियो में आप ज़रूर मिलिएगा और आपको उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जो कि हो सकता है क्योंकि व्यक्ति गलतियां करके ही सीखता है, लेकिन एक कोई ज़रूरी नहीं गलतियों को बार बार दोहराया जाए। गलतियों सीख लेने के बाद आगे उन गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए इस सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस में ज़रूर देखें और अपनी टीम को भी दिखाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में, अपने कमेंट बॉक्स, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया है तो आपका स्वागत है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को शेयर कर सकते हैं। आलोचनाओं का भी स्वागत है, क्योंकि कोई ऐसी कमी रह गई है तो आप उसके बारे में मुझे बताएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा आगे। तो आइए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।